मिथिलेश जी की पत्नी कुसुम का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। 13वीं होने के बाद लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। पत्नी के चले जाने से वो अब अकेले रह गए थे। दोनों बेटे भी अपने परिवार के साथ शहर में अपने अपने घर चले गए थे। मिथिलेश जी ने सोचा था कि बच्चे अभी और रहेंगे, मगर बच्चे तो बस माँ की 13वीं होने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें तो जाना ही था, वहाँ जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी नौकरी थी। मिथिलेश जी पत्नी कुसुम की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे। उन्हें लगा था कि बच्चे उन्हें कहेंगे कि पापा अब आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, आप भी हमारे साथ शहर चलो, पर दोनों में से किसी ने भी साथ चलने को नहीं कहा। मिथिलेश जी पत्नी की मृत्यु से इतने दुखी थे, बेटों के ऐसे व्यवहार से और भी दुखी हो गए। सभी के चले जाने के बाद मिथिलेश जी कमरे में अकेले बैठे हुए पुरानी यादों में खोए हुए थे कि तभी ध्यान आया कि कुसुम की जो साड़ियाँ अलमारी में रखी हुई हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे देनी चाहिए। वैसे भी तो कुसुम ज़रूरतमंदों की मदद करती ही रहती थी। यही विचार करते हुए मिथिलेश जी उठे और अलमारी खोलकर पत्नी की साड़ियाँ देखने लगे। अभी मिथिलेश जी साड़ी देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र कोने में रखे हुए कागज़ पर पड़ी। मिथिलेश जी उत्सुकतावश उस कागज़ को उठाकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि ये तो उनकी पत्नी कुसुम जी की लिखाई है। स्वर्गवासी पत्नी ने मिथिलेश जी के नाम एक पत्र लिखा हुआ था। पत्र कुछ इस तरह था। प्रिय पतिदेव, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे कैंसर है और वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे ये भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने भी बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके वो जो प्लाट हमने ख़रीदा था वो भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें आप मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। ज़िंदगी के 35 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आपके दिल में क्या है। मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब मैं छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। देखिए ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप सोचते हैं आपको रोते देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, और यहाँ मैं नहीं चाहती कि आप कमज़ोर पड़ें। कितनी अजनबी हो जी हूँ ना। मैं आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है ये सोचकर कि आप मेरे जाने का दुख कैसे सह पाओगे। शाम को घर आते ही मुझे ढूंढते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूँगी। अपना दिल मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन बच्चों के पास या फिर मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे भी पास नहीं हैं, वो अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त हैं। जानती हूँ आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, पर फिर भी मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल मत रोना। अपने दिल को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी कुसुम कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। ऐसा लग रहा है आपके और मेरे साथ का सफ़र बहुत छोटा है, मगर क्या करूँ, अब इस ज़िंदगी के सफ़र में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगी। जीवन में इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूटकर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है, भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको स्वयं को संभालना ही होगा। मैं रोज़ भगवान के घर से देखा करूँगी। जब जब आप परेशान होंगे मैं आपके साथ हुआ करूँगी। और हाँ, आप टाइम पर नहा लेना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। और हाँ, अब मैं इस घर में ना रहूँगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं आपके साथ थी आप घर की सारी चिंताओं से मुक्त थे। जैसे दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी जब वो छोटे थे, वैसे ही अब आपका भी ख्याल रखना पड़ता है। मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना, लापरवाही छोड़ देना, रूठना भी छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी कुसुम नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी कुसुम नहीं होगी। सुनो, अब दिल टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है,
और नहीं लिखा जा रहा है। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो, तो मुझे लिखने का समय मिल गया। मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूँ या ना उठूँ। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। पता नहीं, हो सकता है आपके हाथों के तकिए पर लेटे हुए, आपके सीने से लिपटे हुए ही सांसें थम जाएं। हम फिर मिलेंगे अगले जन्म में, हम फिर से साथ होंगे। पत्नी का लिखा खत पढ़कर मिथिलेश जी फूट फूट कर रोने लगे। कुसुम के साथ बिताया एक एक पल उन्हें बहुत याद आ रहा था। कुसुम के जाने के बाद समय काटे नहीं कट रहा था। ना कुछ खाने का मन करता था, ना ही उन्हें नींद आती थी। और बच्चे शहर जाकर पिता को ऐसे भूल गए कि जैसे मिथिलेश जी से उनका कोई रिश्ता ही ना हो। इतने स्ट्रेस और अकेलेपन के कारण मिथिलेश जी की तबीयत खराब होने लगी। ना समय पर खाना, न सोना, जिसके कारण शरीर में कमज़ोरी भी आ गई। मिथिलेश जी का चचेरा भाई सुरेश भी पड़ोस में ही रहता था। वो लगभग प्रतिदिन हालचाल पूछने आ जाता था। आज वो आया तो उसने देखा कि भाई साहब आज कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। कमज़ोरी के कारण मिथिलेश जी ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। सुरेश ने उनसे कहा कि भाई साहब, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आप अकेले अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाते। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ समय के लिए रवि या शंकर के पास चले जाओ। मिथिलेश जी ने सुरेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप छत को निहारते रहे। सुरेश भी बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर चिंतित हो उठा था, पर वो भी क्या करता। दिन में वो अपने काम पर चला जाता था। उसके अपने बच्चे भी अपने अपने कामों में, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। सुरेश ने रवि को फ़ोन करके कहा कि बेटा, कुछ दिन के लिए अपने बाबूजी को अपने पास ले जाओ। यहाँ पर ये अकेले ना ठीक से खाते हैं और ना ही सोते हैं, इस कारण उनका स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया है। बेटा तू आकर भाई साहब को ले जा, उनका कुछ मन ही बदल जाएगा। रवि ने चाचा से बात होने के बाद छोटे भाई शंकर को भी फ़ोन करके बताया कि सुरेश चाचा जी का फ़ोन आया था। बता रहे थे कि बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बोल रहे थे कि हम दोनों में से कोई एक बाबूजी को अपने पास ले आए। देख शंकर, तू अपनी भाभी को तो जानता ही है। बाबूजी का यहाँ लाने का सुनते ही वो चिक करेगी, बहुत कलेश कर देगी। तो तू बाबूजी को। रवि अपनी बात पूरी तरह से बोल भी नहीं पाया कि शंकर बीच में ही बोला, अरे भैया, मैं कैसे बाबूजी को अपने घर रख सकता हूँ। आपको तो पता है हम दोनों की पति पत्नी काम पर जाते हैं, तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा। दोनों भाइयों में से कोई भी अपने पिता को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। उधर गांव से सुरेश चाचा के रोज़ फ़ोन आते थे कि बेटा जल्दी अपने बाबूजी को यहाँ से ले जाओ, वरना कहीं तुम दोनों अपनी माँ की तरह उन्हें भी ना खो दो। चाचा के बार बार फ़ोन करने पर रवि ने सोचा कि लोक लज्जा के लिए बाबूजी को कुछ दिनों के लिए अपने पास लाना ही होगा, वरना तो गांव भर में थू थू होगी। रवि ने पत्नी से कहा कि गांव से चाचा जी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें यहाँ से ले जाओ। रवि के बाबूजी को गांव से यहाँ लेकर आने की बात सुनकर उसकी पत्नी मिताली गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं रवि, तुम्हारे बाबूजी यहाँ नहीं आएंगे। मैं उन्हें यहाँ बुलाकर अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बाबूजी की सेवा नहीं कर सकती। रवि ने जैसे तैसे गांव समाज के लोगों के तानों का डर दिखाकर, साथ ही बाबूजी की प्रॉपर्टी का लालच देकर पत्नी मिताली को मना ही लिया। आखिरकार रवि को मिथिलेश जी को लेने के लिए गांव जाना ही पड़ा। अपने बाबूजी को लेने के लिए रवि जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि बाबूजी बहुत कमज़ोर हो गए। रवि को आया देखते ही बाबूजी रवि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। रवि उस दिन शाम को ही बाबूजी को लेकर शहर में अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी मिताली ने बेमन से बाबूजी के पैर छुए और रवि से इशारा करके बताते हुए कहा कि मैंने बाबूजी का बिस्तर छोटे रूम में लगा दिया है, छोटा रूम जो कि स्टोर रूम था। फिर बोली, आप बाबूजी को वहीं लेकर चलो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। रवि हैरान होते हुए पत्नी से कोई भी सवाल किए बगैर बाबूजी को उनके सामान को लेकर स्टोर रूम में चला गया। बाबूजी ने उस छोटे कमरे में जाकर देखा कि छोटा सा कमरा है और उसमें घर का फालतू सामान रखा है और कमरे के एक कोने में फोल्डिंग बेड डाला हुआ था जिस पर एक चादर बिछाई हुई थी। यहाँ तक कि बिस्तर पर एक तकिया भी नहीं था। खैर, बाबूजी को बिस्तर पर बैठाकर रवि उनसे बोला कि बाबूजी आप आराम करो, मैं अभी ज़रा कुछ काम के लिए जा रहा हूँ।
रवि तो वहाँ से चला गया। मिथिलेश जी हैरान परेशान होकर बिस्तर पर बैठे रहे। 2 घंटे बाबूजी को आए हुए हो गए थे, परंतु अभी तक उनके लिए कोई चाय नाश्ता नहीं आया था। आधे घंटे बाद एक लड़की उनके लिए 1 कप चाय और कुछ बिस्कुट लेकर आई। ये लड़की शायद घर का काम करने वाली थी। अगले दिन रविवार था, रवि घर पर ही था। आज छुट्टी थी तो शंकर और उसकी पत्नी शिखा दोनों बाबूजी से मिलने आए थे। शंकर और उसकी पत्नी शिखा दोनों बाबूजी से मिलकर कुछ ही देर में जाने लगे तो मिताली ने देवर देवरानी पर ताना कसते हुए कहा, वाह देवर जी, मेहमानों की भांति आए और चल दिए। ये नहीं सोचा कि बाबूजी को कुछ दिन अपने साथ अपने घर लेकर चले जाए। मिताली की बात सुनते ही शंकर ने तो कुछ नहीं कहा, मगर शिखा ने तुनकते हुए कहा, दीदी अभी तो बाबूजी को आए हुए मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुए। और दीदी कान खोलकर सुन लो, बाबूजी को आप चाहे अपने पास रखो, गांव भेजो या फिर वृद्धाश्रम में भेजो, मगर मैं अपने पास बाबूजी को बिल्कुल नहीं रखूंगी। मिताली भी हाथ नचाते हुए बोली, वाह जी वाह, ये क्या बात हुई? बाबूजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा तो बड़ी जल्दी से ले लोगे तुम दोनों, और उन्हें अपने पास रखने में परेशानी हो रही है। तभी शंकर बोला, भाभी प्रॉपर्टी में हिस्सा तो आप भी लेंगी ना, आप कौन सा मना कर देंगी? अरे प्रॉपर्टी में हिस्सा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी? दोनों बेटों और बहुओं के बीच होने वाली बातें बाबूजी भी सुन रहे थे और अपने कमरे में बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। रोते हुए उन्होंने अपने जेब में रखा हुआ पत्नी का कुसुम का अंतिम खत निकाला और उसे पढ़ने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू खत पर उनकी पत्नी के लिखे शब्दों को भिगो रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे कुसुम उनके पास बैठी हुई कह रही हो कि आप तो इतने कमज़ोर कभी नहीं थे, फिर आज इतने कमज़ोर क्यों पड़ रहे हो? मैं हर पल हर क्षण आपके साथ हूँ। आप गांव में जाओ और स्वयं अपना ध्यान रखो। आपकी ताकत में बनकर मैं आपके साथ पल पल रहूँगी। और फिर गांव में सुरेश भैया भी हैं, वो और उनके बच्चे भी आपका ख्याल रखेंगे। भूल जाओ कि आपके कोई बेटे हैं, ये स्वार्थी हैं, इन्हें केवल प्रॉपर्टी चाहिए। पता नहीं कुसुम सच में उनके पास बैठकर ये सब बोल रही थी कि ये सब उनके स्वयं के विचार थे, पर उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया और उसी दिन वो बिना बताए गांव पहुंच गए। गांव में सुरेश ने उन्हें आए हुए देखा तो वो हैरान होते हुए बोला, अरे भाई साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए, अभी तो कुछ दिन और वहीं रहते बेटों के पास। मिथिलेश जी रोते हुए सुरेश के गले से लिपट गए और रोते हुए सुरेश को पूरी बात बताई। सुरेश ने बड़े भाई के आंसू पोंछे और उनसे कहा, भाई साहब, आप मेरे होते हुए रोते क्यों हो? मैं हूं ना आपका छोटा भाई। और फिर मिथिलेश जी लगभग 20 वर्ष जीवित रहे। सुरेश ने और उसके परिवार ने उनका खूब ख्याल रखा। अपनी मृत्यु से पहले मिथिलेश जी ने पूरी प्रॉपर्टी सुरेश के नाम कर दी। दोनों बेटे अपने चाचा सुरेश से खूब लड़े, मगर लड़ने के अलावा अब कर भी क्या सकते थे? आखिर उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, क्या मिथिलेश जी ने अपने चचेरे भाई सुरेश के नाम पूरी प्रॉपर्टी करके सही किया, या फिर उन्हें अपने बेटों को भी कुछ देना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।